हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सभी को न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, जितने भी क्वेश्चन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के एप्लीकेशन बेस्ड मैंने आपको करवाए हैं उसको बड़े ध्यान से देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन जो है यहीं से आने होते हैं। तो आज हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को रिवाइज करते हुए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे आएंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका है। अब हम देखते हैं कि इसका दूसरा नाम जो है लॉ ऑफ इनर्शिया है। तो इसी को ही लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं? क्योंकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इनर्शिया को डिस्क्राइब करता है। अब ये इनर्शिया जो है ये कैसे आती है, कहाँ से आती है, कैसे पैदा होती है? तो आपको पता है, मैंने बताया था कि ये मास के कारण पैदा होती है। तो जितना मास ज़्यादा होगा उतनी इनर्शिया ज़्यादा होगी। अब स्टूडेंट, इनर्शिया जो है ये एक नेचुरल टेंडेंसी है। तो ये नेचुरल टेंडेंसी जो है ये अपोज करती है, अपोजिंग टेंडेंसी है किसके अंदर? टू चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। ठीक है, यहां पे आपको और क्लियर हो जाएगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर है तो वो मोशन में रहेगा, रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा। अगर कोई चेंज होता है तो उस चेंज को अपोज करने वाली टेंडेंसी जो होती है ऑब्जेक्ट की वो इनर्शिया होती है। अब मेरा यहां पे एक क्वेश्चन है कि जो ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर है क्या वो रेस्ट में आ सकता है, या दूसरी सिचुएशन जो रेस्ट में ऑब्जेक्ट है वो क्या मोशन के अंदर आ सकता है? तो आपका जवाब क्या होगा? यस सर, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि न्यूटन के फर्स्ट लॉ में हमने ये पढ़ा है कि ये रहेंगे, मोशन वाला मोशन में रहेगा, रेस्ट वाला रेस्ट में रहेगा। लेकिन कब तक रहेगा? जब तक कि उसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स काम नहीं करता, एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता। तो यहां आप बताएंगे यस सर, ये चेंज हो सकता है। कब होएगा? जब इसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो अप्लाई कर देंगे। तो अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करते ही इनकी स्टेट ऑफ मोशन जो है वो चेंज हो जाएगी किसी ऑब्जेक्ट की। तो बेटा यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, यहां मैं दोनों सिचुएशन के अंदर एक ही ऑब्जेक्ट ले रहा हूं। थोड़ा ध्यान से देखना, ये ऑब्जेक्ट मैंने सेम ले लिया और इसकी एक कंडीशन और लगा दी कि दोनों का सेम ऑब्जेक्ट है तो सेम मास होगा। ठीक है, अब जो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आपने अप्लाई किया फोर्स को तो आपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज किया, यानी कि मोशन वाले को रेस्ट में ले आए और रेस्ट वाले को मोशन में ले आए। यहां पे एक्चुअली कौन सी फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो रही है? तो आप ध्यान दो, मोशन वाला रेस्ट में आ गया, यानी इसकी स्पीड आपने जीरो कर दी। यहां पे आप वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं। यहाँ रेस्ट वाला जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, बाद वाली कुछ ना कुछ पैदा हो गई, यानी आप फोर्स लगा के एक्चुअली कर क्या रहे हैं? इसकी स्पीड को, इसकी वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं। तो फिर देखो, इस चेंज होने में, वेलोसिटी चेंज होने में कोई टाइम तो लगेगा ना। तो आपने पिछले चैप्टर मोशन में क्या पढ़ा था? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? याद आ गया? हमने क्या किया था? v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू ए, एक्सेलरेशन होता है, यानी कि आप फोर्स लगा के यहां पर एक्सेलरेशन पैदा कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, आपने एक ऑब्जेक्ट लिया है m मास का, उसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं? फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं और उसके अंदर क्या पैदा कर रहे हैं? आप वहां एक्सेलरेशन पैदा कर रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी को चेंज करके एक्सेलरेशन पैदा कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाइड फोर्स होने के बाद उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। तो इन तीन फिजिकल क्वांटिटी के बीच में जो रिलेशन बनता है उसी को ही न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो एक्सप्लेन करता है। तो हमने न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर इन तीन फिजिकल क्वांटिटी के रिलेशन को पढ़ना है, और वो रिलेशन ये वाला होता है। ये कैसे बनेगा? इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे। तो इसको अंडरस्टैंड करने से पहले मैंने आपको बोला था कि हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मोमेंटम को पढ़ना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, मोमेंटम क्या होता है? तो चलिए पढ़ते हैं मोमेंट। स्टूडेंट्स, हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर इनर्शिया को पढ़ा और हमें पता है कि इनर्शिया जो है मास के कारण पैदा होती है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं मोमेंटम की, कि अगर मास के साथ वेलोसिटी का मल्टीप्लाई हो जाए, यानी कि मास के साथ ऑब्जेक्ट के अंदर एक चीज और ऐड हो गई, वो वेलोसिटी, तो ऑब्जेक्ट के अंदर एक अनदर जो है क्वालिटी पैदा हो जाएगी, दैट इज मोमेंटम। तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, आपको समझो इसको। देखो स्टूडेंट्स, मान लो यहां ये आप हैं,
ये आपका फेस है और आपके फेस के पास मैं जो है अपना हैंड लेके जा रहा हूँ, यानी मुझे आपको स्लैप करना है। मैं स्लैप करता नहीं, लेकिन आपको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। आप सपोज करो ये आपका फेस, ये मेरा हैंड, तो मैं आपको स्लैप करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपकी रिएक्शन क्या होगी? आप बोलोगे सर मज़ा आ रहा है और करो। लेकिन अब देखो सिचुएशन चेंज कर रहा हूँ मैं, वही आपका फेस है, वही मेरा हैंड है, अब मैं क्या कर रहा हूँ इस तरह से। अब आपका रिएक्शन क्या होगा? अब आपका रिएक्शन होगा नहीं सर। क्यों? क्योंकि अब आपको पता चल गया कि पहले वाली सिचुएशन में आपके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं था, लेकिन अब सेकंड नेक्स्ट जो सिचुएशन चेंज हुई है उसमें जो इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, तो आपने अपनी रिएक्शन को चेंज कर लिया। आपको समझ में आ गया कि अब जो हैंड आ रहा है वो ज़्यादा मोमेंटम के साथ आ रहा है। यानी कि अब आप देखो फर्स्ट सिचुएशन में वही ऑब्जेक्ट है, वही मेरा हैंड है, ठीक है, लेकिन अब इसके अंदर वेलोसिटी जो है वो नेग्लिजिबल है, कम है। लेकिन अभी वही हैंड, वही मास वाला हैंड जो है, अब इसके अंदर वेलोसिटी ऐड कर रहा हूं, तो इसके अंदर मैंने क्या किया? मोमेंटम पैदा कर दिया। तो मोमेंटम का पैदा होना अब जो है वो नया इंपैक्ट आपके ऊपर लाएगा, जो आपको थोड़ी चोट पहुंचा सकता है। अभी इसको यही इतना ही समझना है, ये मोमेंटम आ गया। फोर्स का इंपैक्ट कैसे होता है ये हम सेकंड लॉ को एक्सप्लेन करते वक्त आपको मैं और बताऊंगा। अभी हमने सिर्फ समझना था कि मोमेंटम जो है क्या है, कि जब मास के साथ वेलोसिटी का मल्टीप्लाई हो जाता है तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक नई प्रॉपर्टी पैदा हो जाती है, दैट इज मोमेंटम। तो हम इसको बोल सकते हैं द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। इट्स मास एंड वेलोसिटी, यानी कि मास और वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा वो उसका मोमेंटम बन जाएगा। तो हम मोमेंटम को जो है वो P से डिनोट करते हैं, तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा P = mv। ये फॉर्मूला आपने याद करना है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, मोमेंटम को और अच्छी तरीके से समझते हैं हम। देखो एक रोड के ऊपर एक कार और एक ट्रक दोनों मूव कर रहे हैं, दोनों की वेलोसिटी मैं आपको बता रहा हूं कि 50 km/h एक ही स्पीड से चल रहे हैं। तो अब मेरा क्वेश्चन यहां पे है कि कार और बस में से किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा? अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप बोलोगे सर ऑब्वियस ट्रक का जो है मोमेंटम ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आपने कंसंट्रेट किस पे किया है? मास पे। यानी कार और ट्रक में से कार का जो है मास, ट्रक का मास जो है वो ज़्यादा होगा, इसलिए मोमेंटम जो है वो ट्रक का ज़्यादा होगा। अब एक क्वेश्चन मेरा और, आपने गन से बुलेट को फायर करते हुए सुना या देखा होगा, तो मेरा एक क्वेश्चन और है, क्या गन से जो बुलेट निकल रही है, इस बुलेट का जो मोमेंटम है P, क्या वो कार के इक्वल या कार से ज़्यादा हो सकता है? तो चलिए थोड़ा सोच के बताइए मेरे को कि ये बुलेट का मोमेंटम जो है वो कार्स के इक्वल या उससे ज़्यादा हो सकता है? तो सोचो फिर बताओ मेरे को। आप सोचोगे कि सर उसका तो मास बहुत छोटा है। बिल्कुल सही बात है, मास छोटा है, लेकिन उसकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है एज कंपेयर टू कार। कार से बहुत ज़्यादा स्पीड तेज हो सकती है। तो हमने तो क्या देखना है कि मोमेंटम के अंदर प्रोडक्ट देखना है, मास इंटू वेलोसिटी का। मास भले ही गन इसका बुलेट का कम होगा, लेकिन जब वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है इसकी, तो उसके इक्वल जो है वो मोमेंटम आ सकता है या उससे ज़्यादा भी आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो मोमेंटम जो है इसके अंदर वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी के अंदर क्या होती है? डायरेक्शन होती है। तो मोमेंटम में भी क्या है? डायरेक्शन है। तो हम यहाँ बोलेंगे मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ गया बेटा? ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा, इसकी SI यूनिट बता दो फटाफट। SI यूनिट क्या होगी? तो ये फॉर्मूले से ही फाइंड करना है आपने। देखो यहाँ पे P = mv, तो m की जो यूनिट क्या होती है? kg, किलोग्राम। अब साथ में क्या है? वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड। तो आपने ये पहले चैप्टर में पढ़ा है, मीटर पर सेकेंड। तो ये इसकी SI यूनिट होगी, या इसको लिखने का तरीका चेंज कर सकते हैं, kg मीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये इसकी SI यूनिट होगी। अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और, क्योंकि मोमेंटम को हम क्लियर करते हैं, कोई भी क्वेश्चन कैसे भी आ जाए मोमेंटम पे तो उसको हम अच्छी तरह से आंसर दे सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये जो है मार्कर मैंने अपनी पॉकेट में रख लिया। अब आपने मेरे को बताना है कि इस मार्कर का मोमेंटम कितना है। तो आप क्या बोलोगे? सर हमें क्या पता, इसको तो मास तो हमें पता ही नहीं है। चलो मैं आपको मास बता देता हूँ।
इस मार्कर का मास जो है वो 50 ग्राम है। तो अब बताइए आप कि इसका मोमेंटम कितना होगा। फिर सोचने लग गए, अरे आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला अप्लाई करो, P = mv। मास आपके पास 50 ग्राम आ गया, लेकिन मुझे बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी है। ये रेस्ट पे है, इसकी वेलोसिटी 0 है, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे v0। तो आंसर आपका क्या आ गया 0। यहाँ पे अब आप बता सकते हैं कि इस मार्कर का मोमेंटम जो है वो 0 है। तो यहाँ पे जो कंक्लूजन निकलता है कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है उसका मोमेंटम 0 होता है, भूलना नहीं है, ठीक है। अब एक कंक्लूजन और आ सकता है कि एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट पोजेसेस मोमेंटम, यानी कि ये जो मोमेंटम की प्रॉपर्टी है ये किस में आएगी, जो ऑब्जेक्ट मूविंग होगा, जो रेस्ट पे है उसका मोमेंटम 0। तो स्टूडेंट्स, मोमेंटम को समझने के बाद मोमेंटम के दोनों एग्जाम्पल्स पे वापस आओ। तो जल्दी से वो कार और ट्रक को पकड़ो जो सेम स्पीड यानी कि 50 km/h पे जा रहे थे। अरे देखो आगे क्या हो गया, उस कार और ट्रक का अलग अलग जगह पे एक्सीडेंट हो गया, दोनों ही किसी ट्री के साथ टकरा गए। तो यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कार और ट्रक में दोनों में से किसने ज़्यादा इम्पैक्ट या नुकसान किया उस ट्री का। तो ऑब्वियस है आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा कि आप बोलोगे कि सर ट्रक ने जो है वो ज़्यादा नुकसान किया। आपको आंसर मालूम है, लेकिन उसके पीछे साइंस क्या है इसको हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट देखो, ट्रक और कार दोनों ही कोलिजन के बाद, टक्कर के बाद रेस्ट के अंदर हैं, तो अब उनका मोमेंटम क्या होगा। तो आपको यहाँ पे ये भी क्लियर है कि सर अब इन दोनों का मोमेंटम जो है वो 0 होगा। तो स्टूडेंट देखो, पहले कार और ट्रक का कोई मोमेंटम था, ठीक है, उसके बाद उनका 0 हो गया, यानी मोमेंटम में चेंज हो गया। अब उसका इम्पैक्ट कुछ आया और इम्पैक्ट भी आपको पता चल गया कि ट्रक ने ज़्यादा नुकसान किया, यानी कि किसने ज़्यादा नुकसान किया, जिसका मोमेंटम ज़्यादा था। तो स्टूडेंट देखो, मोमेंटम में चेंज हुआ, पहले कुछ मोमेंटम था, बाद में 0 हुआ, चेंज हुआ मोमेंटम चेंज होने के कारण से इम्पैक्ट आया, यानी कि फोर्स लगा, और जिसका मोमेंटम ज़्यादा होता है वो ज़्यादा फोर्स लगाता है। दूसरा एग्जाम्पल स्लैब वाला था। मान लो, फिर मैं दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूँ कि फर्स्ट सिचुएशन क्या थी, ये वाली, यानी कि जब ये मास, इस हैंड का कुछ मास है, थोड़ी सी वेलोसिटी है, तो इसने क्या किया, मैंने एक्शन किया, फोर्स लगाया, इस फोर्स के कारण इसके ऊपर कुछ इम्पैक्ट आ रहा है, यानी इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन देखो, पहले मोमेंटम था, मेरा हैंड रुक गया, मोमेंटम 0 हो गया, चेंज इन मोमेंटम हुआ, फोर्स लगा, तो यही सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है ना। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है, ये रिलेशन बताता है कि आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स को अप्लाई किया और उसके अंदर कितना एक्सेलरेशन पैदा हुआ, इस रिलेशन को बताता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो आपने यहाँ पे ये याद रखना है, ठीक है। तो मैंने आपको समझाया था कि पहले मोमेंटम को क्लियर करने के बाद जो है इसकी डेफिनेशन न्यूटन सेकंड लॉ की हम लिख सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, यानी ये फोर्स कितना लगेगा जितना मोमेंटम में ज़्यादा चेंज होगा। तो अब आपको वो एग्जांपल भी क्लियर हो जाएंगे कि जो मोमेंटम ज़्यादा था बाद में 0 हुआ, कार का मोमेंटम कम था बाद में 0 हुआ, लेकिन जो है चेंज किस में ज़्यादा हुआ, ट्रक वाली कंडीशन में, तो उसने फोर्स ज़्यादा लगाया, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को आपने मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना है, डेरिवेशन करना है। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो होगा उसको कैसे करना है वो आप ध्यान से देख लो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम सपोज कर रहे हैं कि आपने एक ऑब्जेक्ट जिसका मास जो है वो m लेना है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये हम मान रहे हैं u, और इसकी फाइनल वेलोसिटी ये आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, इसको v से लिखेंगे, ठीक है। अब इनके बेस पे क्या आप इसका इनिशियल या स्टार्टिंग वाला मोमेंटम बता सकते हो। अब तो आपको मोमेंटम समझ में आ गया, फॉर्मूला क्या है, p = mv, यानी कि वेलोसिटी। तो इनिशियल मोमेंटम क्या आएगा कि ऑब्जेक्ट वही है जिसका मास m है, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे u, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम यानी कि p1 ले रहे हैं हम, ये आ जाएगा mu,
और दूसरा जो है फाइनल मोमेंटम जिसको मैं लिख रहा हूँ P2, इसको हम कैसे लिख देंगे mv। तो ये 2 फॉर्मूले हमारे पास यहाँ पे ये आ गए, ठीक है। अब देखो इसकी हेल्प से फोर्स को हम क्या लिख देंगे, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो देखो बेटा चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, P2 माइनस P1, ये चेंज हो गया मोमेंटम में, लेकिन रेट क्या होता है पर यूनिट टाइम, तो इसको हम T से लिख देंगे। अब देखो नेक्स्ट क्या करेंगे अपने, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P2 की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है mv, P1 की mu बाय T। अब देखो इन दोनों में से कॉमन आ रहा है कुछ, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, कॉमन आ गया सेम, तो v माइनस u बाय टी। तो बेटा थोड़ा सा अब यहाँ पे आपने ध्यान देना है पिछले चैप्टर का, कि ये वाली कहानी आपको थोड़ी सी जानी पहचानी सी लग रही है। v माइनस यू बाई टी, ये क्या बन जाएगा, v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम एक्सेलरेशन होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। तो काफ़ी हम नज़दीक पहुँच चुके हैं अपने फॉर्मूले के पास, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पूरा हो चुका है। लेकिन देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनल से कैलकुलेशन नहीं होगी, हमें क्या होगा कि एक इक्वल साइन लगाना पड़ेगा। तो इक्वल साइन लगाने के लिए हमें यहाँ पे एक कांस्टेंट की मदद लेनी पड़ेगी, KMA। लेकिन आपके 9th के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, सीधा याद रख लेना है कि जब हम 1 न्यूटन फोर्स लगाना हो और उस जो ऑब्जेक्ट है उसका 1 kg मास है और उसके अंदर एक्सेलरेशन जो है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का जो है एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, इसकी वैल्यू जो है 1 यूनिट आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप डायरेक्टली F इज इक्वल टू ma लिख सकते हैं। तो ये मैथमेटिकली एक्सप्रेस हो चुका है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। स्टूडेंट्स मैंने आपको बोला था कि जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं उस चैप्टर के अंदर आपको न्यूमेरिकल्स भी साथ साथ बताता चलूँगा। अब देखो यहाँ पे 2 छोटे छोटे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो है लिखे हुए हैं, ये आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेंगे और आपके इस चैप्टर को और ज़्यादा तैयार अच्छी तरीके से करेंगे। तो यहाँ देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन 1 न्यूटन फोर्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये इस तरह से देखो, आपने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में फोर्स को पढ़ा था, तो फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन होती है, ये भी हमने पढ़ लिया। लेकिन इस यूनिट को हमने डिस्क्राइब करना है, डिफाइन करना है। डिफाइन 1 न्यूटन फोर्स, यानी कि 1 न्यूटन फोर्स कब होगा। अगर आप ये यहाँ सीख लेंगे तो 10th बोर्ड के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हमेशा ही वो एक यूनिट को डिफाइन करने के लिए बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बड़े ध्यान से देखते हैं अपने, डिफाइन 1 न्यूटन फोर्स कब होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने क्या करना है कि जो फॉर्मूला फोर्स का आपने सीखा है उसको यहाँ लिख लेंगे। तो F इज इक्वल टू ma, हमने अभी सीखा है। तो स्टूडेंट्स इसने क्या पूछा है कि 1 न्यूटन फोर्स कब होगा, यानी कि इसकी वैल्यू 1 न्यूटन कब आएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम देखते हैं कि m की वैल्यू जो है हम 1 kg ले लें और एक्सेलरेशन जो है इसकी वैल्यू कितनी ले लें, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 1। तो 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस कंडीशन में आपको ये फॉर्मूला मिल गया, 1 kg मीटर सेकेंड इनवर्स लिख दो या सेकेंड स्क्वायर लिख दो, तो ये इक्वल किसके आ जाएगा, 1 न्यूटन के। इस तरह से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं और वर्ड्स में भी लिख सकते हैं क्या, कि व्हेन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, ठीक है बेटा, यहीं से देखना है, व्हेन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन इट इज सेड द फोर्स इज अप्लाइड 1 न्यूटन फोर्स। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन न्यूमेरिकल का, कैलकुलेट द मोमेंटम। तो देखो मोमेंटम को हमने पढ़ा है, मोमेंटम के ऊपर जो है न्यूमेरिकल आ चुका है। ऑफ अ टॉय कार ऑफ मास 200 ग्राम मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर में, आपने न्यूमेरिकल देख के डरना नहीं है, गिवन में जो दिया हुआ है उसको लिख दो। तो पहले आपको दिया हुआ है मास दैट इज 200 ग्राम एंड स्पीड दैट इज वेलोसिटी, तो उसको हम क्या लिख देंगे, 5 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखना है कि आपने SI यूनिट को फोकस करना है। देखो मास 200 ग्राम है, लेकिन मास की ऐसा यूनिट क्या होती है, केजी, किलोग्राम। तो इसको हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे चेंज क्या करेंगे, 200 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 0.2 kg। तो अब आपने जो यूज़ करना है न्यूमेरिकल में,
इसको यूज़ करना है। तो आपने फाइंड क्या करना है यहाँ पे, P मोमेंटम को क्वेश्चन मार्क। तो P का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, m इंटू वी। तो वैल्यू पुट कर दो, m कितना है 0.2, वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर क्या आएगा 1.0, यानी कि इसका आंसर आ गया 1। अब देखो वैल्यू क्या लगा, इसकी यूनिट क्या लगाओगे 1 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आंसर आ गया। स्टूडेंट्स एक न्यूमेरिकल और, ये न्यूमेरिकल आपके न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को जो है वो और क्लियर करेगा, इसको अंडरस्टैंड करने में आपकी हेल्प करेगा। व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स ऑफ 12 न्यूटन एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट मास ऑफ 3 kg। तो जल्दी से स्टार्ट हो जाओ। गिवन आपको दिया हुआ है मास कितना 3 kg, और क्या दिया हुआ है फोर्स F इज इक्वल टू दैट इज 12 न्यूटन। फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन, A इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखो M F A 3 फिजिकल क्वांटिटी, तो इनमें रिलेशन कौन बताता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो क्या है रिलेशन, F इज इक्वल टू एम ए। हमें फाइंड क्या करना है A, तो A का फॉर्मूला क्या बन जाएगा F बाय एम। F कितना है 12, M कितना है 3, आंसर क्या आ गया 3 4 जा। अब यूनिट क्या लिखेंगे, तो भूलना नहीं है मोशन चैप्टर को, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज आंसर। तो इस तरह से सिंपल जो क्वेश्चन है आपके, ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, ये आने चाहिए। आगे और भी न्यूमेरिकल्स हैं जो आपने प्रैक्टिस करनी है, कोई डाउट होगा तो मुझसे आपने पूछना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर जो एप्लीकेशंस हैं, न्यूटन के सेकंड लॉ को अप्लाई कर रहे हैं, अपने काम को इजी कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है। तो इसी के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन है वो हम करने जा रहे हैं। देखो फर्स्ट क्या है, एक्सप्लेन व्हाई अ क्रिकेट प्लेयर मूव्स हिज हैंड्स बैकवर्ड व्हाइल कैचिंग अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल। ठीक है, तो क्रिकेट आप लोग खेलते हैं, आपको पता है कि जब आप बॉल को कैच करते हैं तो कैसे करते हैं कि बॉल आपके पास आ रही है और हैंड ऐसे आप करके खड़े हो जाते हैं, नहीं, आप जैसे ही बॉल आपके हैंड को टच करती है आप उसके हैंड्स को अपने पीछे लेते हुए बॉल को रोक लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन समझ में आ गया। इसका आंसर क्या है अभी बताता हूँ। सेकंड है, एक्सप्लेन हाउ अ कराटे प्लेयर कैन ब्रेक अ पाइल ऑफ टाइल्स विद सिंगल ब्लो ऑफ हिज हैंड। यानी कि कराटे प्लेयर जो हैं वो 5-6 टाइल्स को, ईंटों को लगाया होता है और एक ही झटके के अंदर वो उसको तोड़ देते हैं। या आपने ऐसा भी देखा होगा कि जो आइस की स्लैब होती है उसको भी एक ही ब्लो के अंदर वो उसको तोड़ देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसको समझते हैं अपने। तो स्टूडेंट जो बेसिक फॉर्मूला था मैं आपको वापस उसको रिवाइज करवा रहा हूँ। देखो सारा काम, ये जो गेम है ये फोर्स का ही है। फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, यानी द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो मोमेंटम जितना ज़्यादा चेंज होगा उतना फोर्स ज़्यादा लगेगा, ये आपको क्लियर है यहाँ से। अब टाइम, तो इस चेंज ऑफ मोमेंटम में टाइम को अगर हम इंक्रीज कर देंगे तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि फोर्स टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर टाइम बढ़ेगा तो फोर्स जो है वो कम हो जाएगा, अगर टाइम को डिक्रीज कर दोगे तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको अपने ध्यान से देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बॉल आपके पास आ रही है, आपने क्या किया कि जैसे देखो एक बात को याद रखना है कि बॉल फास्ट मूविंग है, उसके अंदर मोमेंटम है। जब आप उसको आप कैच कर लोगे, आप बॉल को रोक दोगे, रेस्ट पे ले आओगे, उसका मोमेंटम जीरो कर लोगे। तो यहाँ पे एक बात क्लियर होगी कि मोमेंटम को हमने चेंज करना है, फास्ट मूविंग को जीरो पे लेके आना है, मोमेंटम चेंज होगा। लेकिन जैसे ही वो बॉल आपके हैंड्स को टच करती है तो आप क्या करते हो, इस मोमेंटम को चेंज होने में टाइम बढ़ा देते हो, यानी कि यहाँ पे रोके रखते हैं, यहीं पे मोमेंटम चेंज होना था, लेकिन आपने मोमेंटम को थोड़ी देर बाद जीरो होने दिया। आपने क्या किया, टाइम को इंक्रीज कर दिया इस काम के अंदर। तो जैसे ही टाइम इंक्रीज करोगे तो फोर्स क्या होगा, फोर्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि जो बॉल का इंपैक्ट या फोर्स लगेगा आपके हैंड्स पे वो बहुत कम लगेगा। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है कि कराटे प्लेयर जो है वो पाइल ऑफ टाइल्स को कैसे तोड़ लेता है। तो इसको भी देखो आप स्टूडेंट्स उसी तरीके से हम अंडरस्टैंड करेंगे, फॉर्मूला बेसिक वही है आपका। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि जो कराटे प्लेयर है उसका एक्शन देखो, क्या वो आराम से अपने हैंड को लेके आता है और ऐसे मारता है, ऐसा तो नहीं।
क्योंकि वो उसने तोड़ना है तो फोर्स ज़्यादा लगाना है, उसके लिए क्या है, एकदम फास्ट मूविंग हैंड लेके आता है वो। यानी कि फास्ट मूविंग से क्या होगा, एक तो मोमेंटम को बढ़ाएगा वो, ठीक है, रुकने के बाद जब तोड़ेगा तब तो जीरो होना ही है, तो जितना मोमेंटम ज़्यादा होगा, जितना चेंज ज़्यादा होगा, उतना फोर्स ज़्यादा होगा, इसको बढ़ाएगा वो। दूसरा, ऐसा करने में वो बहुत फास्ट, टाइम कम लगा रहा है, बहुत फास्ट लेके आ रहा है, तो टाइम को वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो इससे क्या होगा, फोर्स को इंक्रीज कर रहा है। तो वो इतना फोर्स पैदा कर लेता है कि पाइल ऑफ टाइल्स को इजीली ब्रेक कर देता है। समझ आ गया स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे इस तरीके से अपने स्टेटमेंट बना के लिख सकते हैं कि इसमें वो क्या कर रहा है, टाइम को इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, ये आपने अपने दिमाग से सोचना है। उससे क्या होगा, फोर्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये भी आपने उसके अकॉर्डिंग लिखना है। अब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल जो है हमारी एवरीडे लाइफ के अंदर होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने हाई जंप, लॉन्ग जंप ये सब देखा होगा। उसमें क्या होता है कि जब प्लेयर लॉन्ग या हाई जंप लेके ग्राउंड पे आता है तो वहाँ पे, यहाँ पे कुशन वाले कोई बैट लगे होंगे, या आपने अपने स्कूल्स लेवल पे देखा होगा कि वहाँ पे मिट्टी का ढेर लगाया होता है, ठीक है ना, हीप ऑफ सैंड होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब जंप लेके प्लेयर आता है उस मिट्टी के ऊपर, अगर ऐसा ना हो और आपका जो ग्राउंड या जो फ्लोर है वो पक्का हो, तो यहाँ पे आपकी बॉडी इंजरी हो सकती है। तो उससे बचने के लिए जो कुशन वाला बेड है, तो उसमें जब उसका मोमेंटम जीरो होने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, यानी वो कुशन वाला बेड नीचे की तरफ दब जाता है, प्लेयर धीरे धीरे उसकी बॉडी अंदर जाती है, या जो मिट्टी होती है उसके अंदर धीरे धीरे अंदर घुसता है प्लेयर, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि मोमेंटम को चेंज होने में टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो टाइम ज़्यादा लगने से क्या होता है, फोर्स कम हो जाता है, तो वो इंजरी हमारे को नहीं आती, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो जरूर बड़े ध्यान से देखने हैं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली बन के आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आप क्लियर करें और जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन।